अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, इलेक्शन के मामले पर मुल्की सियासत इस वक्त बंद गली में है। सियासी डेडलॉक ने हशर नशर करके रख दिया है। आइन का हुलिया इस कदर बिगड़ चुका है कि हर सियासी जमात अपनी मर्ज़ी के शिक उठाती है, अपनी मर्ज़ी का इंसाफ चाहती है। अपनी इन मनमानियों की वजह से मुआशरा हो या मुल्की इदारे, सब पॉलिटिकल पोलराइजेशन का शिकार हो चुके हैं और जिससे जो इसे बचना चाह भी रहे हैं उन पर किसी न किसी सियासी फरीक की तरफ से ऐसे इल्ज़ामात उठा दिए जाते हैं कि बचना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन सा हो गया है। जो इदारा बीच बचाव करने आता है उसको भी मतनाज़ बना दिया जाता है। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की मिसाल हम सबके सामने है। सुप्रीम कोर्ट ने आइन को सामने रखा, इलेक्शन कराने का हुक्म दिया तो हुक्मरान इत्तेहाद ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को हम नहीं मानते कि न सिर्फ एक ख़तरनाक एक मिसाल कायम कर दी बल्कि आला अदलिया को जानिबदार करार देकर एक कैंपेन भी शुरू कर रखी है। सिर्फ यही नहीं, जो कहानी इलेक्शंस ना करवाने के हवाले से फंड्स ना होने से शुरू हुई थी, इस इलेक्शन ना कराने के बहाने में पार्लियामेंट को ही सुप्रीम कोर्ट के सामने खड़ा कर दिया गया है। बज़ाहिर ऐसे लग रहा है कि हुकूमत की नज़र में आइन सुप्रीम है, ना ही सुप्रीम कोर्ट, बस पार्लियामेंट ही बालादस्त इदारा है। स्याह हो या सफ़ेद, पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है और मुल्क का कोई इदारा इससे जवाब तलब नहीं कर सकता। हालांकि पार्लियामेंट की बालादस्ती भी आइन से ही है और अगर आप आइन को नहीं मानते तो क्या सुप्रीम कोर्ट और फिर क्या पार्लियामेंट। मैं तो यहाँ पर ये सोचने पर मजबूर हूँ कि जब तक आवाम को सुप्रीम नहीं किया जाता, मुल्क से इम्तियाजी सलूक को ख़त्म नहीं किया जाता, इंसाफ की बालादस्ती नहीं होती, सबके लिए एक जैसा इंसाफ नहीं होता, आवाम को बुनियादी सहूलियात नहीं मिलती, तब तक सियासतदानों का पार्लियामेंट को सुप्रीम कहना क्या ये ठीक होगा। ये भी सवाल उठता है कि इलेक्शन की वजह से ही वजूद में आने वाले पार्लियामेंट कैसे इलेक्शन की राह में रुकावट बन सकती है। यहाँ ये भी सवाल उठता है कि जब मुल्क में इसी पार्लियामेंट के ज़रिए एक आइन बन चुका है तो क्या अब सियासी दुश्मनी में पार्लियामेंट को इस आइन से बालातर करार देना ठीक होगा। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदयाल भी हर चीज़ से पहले आइन को सुप्रीम मानते हैं। लाहौर में एक तकरीब से खिताब करते हुए चीफ जस्टिस ने यह वाज़ेह किया है कि बहाने तलाश करने की बजाय हमें आइन के मुताबिक चलने की ज़रूरत है। क्या कहा चीफ जस्टिस ने, ज़रा देखिए। If it says 90 days for holding elections, it is our duty to say that. If you stand up for the Constitution and the law, then you must support the Supreme Court of Pakistan. When those judgments are not appealed or no review is filed, then that means no one has any objection to the judgment. The leaders of Pakistan, the political leadership of Pakistan agreed to start negotiations, which have not ended yet. This is what we were informed. We have nothing to do with that. नाजरीन, दूसरी तरफ हुकूमत किसी सूरत फौरी इलेक्शन कराने के तो मूड में नज़र नहीं आ रही है। हुकूमत ने खुद सुप्रीम कोर्ट से मुज़ाकरात के लिए वक्त मांगा मगर कोई पेशरफ नहीं हुई। सवाल उठता है कि जब दोनों फरीक अपने अपने मौक़िफ़ में लचक दिखाने को तैयार नहीं तो मुज़ाकरात का लॉलीपॉप क्यों दिया जा रहा है। पीटीआई मुल्क में अर्ली इलेक्शन चाहती है लेकिन हुकूमत मुकर्ररा मुद्दत यानी अक्टूबर से पहले आम इंतखाबात पर राज़ी नहीं है। लंदन में वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की नवाज शरीफ से मुलाकात भी हुई जिसमें यही फ़ैसला हुआ कि इलेक्शन अपने वक्त पर ही कराए जाएंगे। तो क्या लंदन में बैठे नवाज शरीफ मुज़ाकरात की राह में रुकावट बने हुए हैं। ऐसे में पहले ही इमरान खान 14 मई को पंजाब में इलेक्शन ना होने की सूरत में इमरान खान सड़कों पर आने का ऐलान कर चुके हैं। यानी मुज़ाकरात की वजह से ठंडा पड़ने वाला जो सियासी एक महाज है, क्या हम ये देखेंगे कि फिर गर्म होने वाला है। सड़कों पर निकलने से क्या फ़ायदा होगा तहरीक इंसाफ को। मैं ये सोचने पर मजबूर हूँ कि पाकिस्तान के जो मुआशी और सियासी हालात हैं ये हम सबके सामने हैं। तो क्या मौजूदा बहरान में पाकिस्तान मुज़ाकरात की बजाय महाज आराई का मुतहमिल हो सकता है। हुकूमत और पीटीआई ने दोबारा मुज़ाकरात करने हैं तो फिर इसमें ताख़ीर क्यों की जा रही है। हुकूमत तो मुज़ाकरात को आगे लेकर जाने के लिए तैयार है लेकिन पीटीआई शायद अब बैठने को तैयार नहीं है। अगर सियासी जमातों के मुज़ाकरात नहीं होते और पंजाब में 14 मई को भी इलेक्शन भी नहीं होते तो फिर सुप्रीम कोर्ट का रिएक्शन क्या होगा। एक तरफ तो सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि हमारा तो फाइनल हमारा जो फ़ैसला है वो लिखा हुआ है, इस पर अमल दरामद भी होना है। तो फिर 14 मई को तो इलेक्शंस होते नज़र नहीं आ रहे तो फिर सुप्रीम कोर्ट अपने उस फैसले को कैसे इम्प्लीमेंट करवाएगी, कैसे फिर आइन को आप बचा सकते हैं, बड़ा सवाल है ये। मौजूदा सूरत हाल किस तरफ जा रही है, इसी पे बात करने के लिए नाज़रीन मुझे ज्वाइन कर रहे हैं मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा जावेद लतीफ़ साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद लतीफ़ साहब आपका। जावेद लतीफ़ साहब,
ये तो हमें नज़र आ रहा है कि हुकूमत जो है वो मुज़ाकरात कर रही थी, मज़ीद करना भी चाहती है, लेकिन हमें जो मुज़ाकरात पर रिफ्ट नज़र आती है वो हुक्मरान इत्तेहाद पार्टी के अंदर से नज़र आती है, बल्कि एक अपनी मुस्लिम लीग नून की पार्टी के अंदर से भी एक रिफ्ट नज़र आती है। कुछ लोग चाहते हैं मुज़ाकरात होने चाहिए, कुछ लोग चाहते हैं मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। मौलाना साहब अलग जो है वो इस बात पर नाराज़ नज़र आते हैं कि मुज़ाकरात नहीं होने चाहिए। लेकिन आज मैं आप ही की पार्टी के एक रहनुमा को टीवी पर सुन रही थी, अता तारड़ साहब, वो कहते हैं कि बिल आखिर इलेक्शंस होने का जो मामला है, ना होने का मामला, इस पर जो बातचीत के जरिए ही हल निकल सकता है, इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है, मुज़ाकरात ही बहरहाल करने पड़ेंगे। देखें, सियासी जमातों की गुफ्तगू आपस में होती है, मुज़ाकरात उसको नाम दे लें, जो भी उसको कह लें, मगर कभी दहशतगर्द ग्रोहों से बात नहीं होती। और अगर ये दहशतगर्दी भी उसी तरह रखे, बोतान तलाशी भी उसी तरह जारी रखे और डाकू चोर लुटेरा भी लोगों को कहता रहे, तो कभी किसी टीम को आगे कर दे और उसके बाद कहे मैंने तो इसको अथोराइज़ ही नहीं किया था, मैंने तो इसको इख्तियार ही नहीं दिया था, तो इसका हल क्या है? फिर दूसरा ये है कि जब आप बात करते हैं तो आपको इख्तियार, जिस कमेटी को आप इख्तियार देते हैं वो यकीनन बाइख्तियार होगी तो किसी नतीजे पे मुज़ाकरात पहुंच सकते हैं। और मैं तो बड़ा क्लियर हूँ ज़ाती तौर पे, और ज़ाती तौर पे मैं इस हक़ में नहीं हूँ। जमात ठीक है मुज़ाकरात कर रही है, मगर मैं ज़ाती तौर पे इस पे हक़ में नहीं हूँ कि इस दहशतगर्द फितने से मुज़ाकरात किए जाएँ। जब तक ये अपना रवैया दुरुस्त ना करे, जब तक ये झूठ बोलना छोड़े ना, जब तक पाकिस्तान की तबाही और बर्बादी जो इसने की है उसका हिसाब ना इससे लिया जाए। जावेद लतीफ़ साहब, एक दूसरे को दहशतगर्द की गर्दान हम गर्दानते रहेंगे तो फिर इंडिया में, मोदी में, फिर वो जो मुसलमानों पर जुल्म करते हैं, फिर आप लोगों में आपस में फिर वो कोई फ़र्क नहीं रह जाएगा। फिर हम दुनिया को मैसेज क्या देते हैं कि हमारे अपने अंदर ही, हमारे मुल्क के अंदर ही हमारे दहशतगर्द जमाते हैं। ये हम इंटरनेशनली एक नेगेटिव मैसेज देते हैं सर। नहीं, ये कोई आप लोगों के लिए भी करे तो मैं इसको कंडेम करूंगी। जावेद लतीफ़ साहब, एक आपका मसला ये है कि आप सवाल से ज़्यादा तकरीर फरमाती हैं। मैं आपसे ये कहूँगा कि आप सवाल करती हैं, किसी दूसरे का जवाब पहले ले लिया करें। सर आपने जवाब दिया तो मैंने सवाल किया सर। सवाल ही हो, अच्छा नहीं, लेकिन मेरी बात सुने। आप किस तरह ये कह सकती हैं कि कोई और जमात दहशतगर्द है? क्या हमने किसी पे पेट्रोल बम फेंके हैं? क्या हमने गलील? मैंने कहा है कि अगर आपको भी कोई कहेगा मैं इसको भी कंडेम करूंगी सर, वो भी गलत कहेगा। नहीं, इससे पहले आपने ये कहा है कि एक दूसरे को आप गद्दार या दहशतगर्द कहते रहेंगे। हम अगर दहशतगर्द रोल अदा करते हैं तो हमें दहशतगर्द कहना चाहिए, और अगर हमने कोई दहशतगर्दी वाला रूप भी नहीं अपनाया तो हमें दहशतगर्द कौन कहेगा और क्यों कहेगा? हम तो ये कहते हैं कि क्या आप नो गो एरिया बना दें लाहौर जैसे शहर में, ज़मान पार्क को, वहाँ पुलिस फोर्स दाखिल ना हो सके, आप किसी कोर्ट में जाएं तो वहाँ बलवाई आपके साथ हों और आप हल्ला बोल दें, गाड़ियों को आग लगा दें, अदालतों को यरमगाल बना लें, तो दहशतगर्द किसको कहते हैं? जावेद लतीफ़ साहब, दहशतगर्दी की और तारीफ है तो वो बता दें। कानून सबके लिए बराबर होना चाहिए, चाहे वो कोई भी सियासी जमात है। आप मुझे ये बताएं, क्या ये कानून एक है? क्या ये कानून एक है? यही तो हम कह रहे हैं कि कानून एक होना चाहिए। कि जो एक जी भाई, तो आप ये बताएं कि जो कानून को पामाल करते हैं, जो कानून की पासदारी नहीं करते, उनको क्या कहेंगे? दहशतगर्द नहीं कहेंगे सर? दहशतगर्द करार देने के लिए अदालतें मौजूद है ना सर? अच्छा, फिर अदालतों से 8-8 10-10 मुकदमे एक ही दिन में उनकी अखराज का हुक्म आ जाए, किसी दूसरे को 8-8 10-10 साल बेल ना मिले, तो फिर क्या इंसाफ एक जैसा है? इसको क्या कहेंगे आप? आप मुझे बताएं कि एक साल के अंदर उसने कितने ऐसे जुर्म किए हैं कि वो आज ये बात कहता है कि मेरे पे जी 150 मुकदमे हो गए, सेंचुरी 2 सेंचुरियाँ होने वाली हैं। आप वो काम ना करो जिस पे मुकदमा दर्ज हो आप पे, आप वो कानून हाथ में ना लो जिस पे FIR हो,
आप दूसरों को मुझे एक चीज बताएं जावेद लतीफ साहब, क्या ये मुज़ाकरात नवाज शरीफ साहब की मर्जी से मुज़ाकरात हो रहे हैं? वो भी मुखालिफ हैं मुज़ाकरात के, मरियम बीबी भी मुखालिफ हैं मुज़ाकरात के, वो राजी हैं? देखिए मुज़ाकरात, देखिए मेरी बात सुने, मुज़ाकरात फिर मैं ये आपको वाज़ह कर दूं, मुज़ाकरात सियासी जमातों में होते हैं। आज भी मैं ये कहूँगा कि शाह महमूद कुरैशी जैसे, परवेज़ खटक जैसे पीटीआई के लोग हैं, इनसे मुज़ाकरात हो सकते हैं। इन ग्रुपों से, इन सोच के हामिल लोगों से मुज़ाकरात हो सकते हैं, मगर इमरान खान से कौन मुज़ाकरात करेगा ये बताएं आप? इमरान खान खुद तो नहीं बैठा हुआ ना जब तक वो अपना रवैया चेंज ना करे। जब वो असद कैसर को उसने मुज़ाकरात का इख्तियार दिया था, असद कैसर 4 दिन आए और उसके बाद उनको मना कर दिया गया, मैंने तो इसको इख्तियार ही नहीं दिया। और फिर आज जो शाह महमूद कुरैशी या बाकी लोगों जो मुज़ाकराती टीम है, जो उसका हाल हो रहा है, वो भी आप उनसे पूछ लें। सर कोई भी मुज़ाकराती टीम अपने लीडर की मर्जी के बगैर, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, आप लोगों ने भी अगर मुज़ाकरात का कोई नतीजा या कोई चीज़ फाइनल करनी है, नवाज शरीफ साहब से पूछे बगैर नहीं कर सकते सर जी, आप लोग भी। तो कौन कह रहा है कि करनी चाहिए? तो यही काम वो लोग कर रहे हैं। नहीं देखें, हर चीज़ को उनसे न मिलाएं। मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि पाकिस्तान के अंदर आइन नाम की कोई चीज़ अगर है, अगर इसको कोई मानता है, तो फिर आइन के मुताबिक चलना पड़ेगा। फिर आइन को पामाल करने वालों से मुज़ाकरात कैसे आप बार बार कर सकते हैं? फिर मैं आपसे ये कहूँगा कि मुज़ाकरात अगर आप पहले शर्त लगा दें कि 14 मई को ही होंगे या 14 मई तक कौमी असम्बली तोड़ दी जाए, शर्त शराइत से मुज़ाकरात नहीं हुआ करते। मुज़ाकरात होते हैं अपनी ज़िद से, हटधर्मी से आप पीछे हटें तो उसके बाद मुज़ाकरात होते हैं। जावेद लतीफ़ साहब, 14 मई का इलेक्शंस करवाने का फैसला इमरान खान का नहीं, ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। आज भी चीफ जस्टिस ने कहा, सुप्रीम कोर्ट बारहा ये कह चुकी है कि हम लोग बहरहाल अपने फैसले पर कायम है, मुज़ाकरात आप लोग अपनी मर्जी से करें, सुप्रीम कोर्ट ने कोई हुक्म नहीं दिया मुज़ाकरात करने का। बात सीधी है शाजिया, एक सेकंड शाजिया, एक सेकंड, बात बिल्कुल क्लियर है कि अगर आप आइन को मानते हो तो आपका आइन कहता है इलेक्शन कमीशन एक आज़ाद अदारा है। इलेक्शन कमीशन डेट देने का अथोराइज है, बाइख्तियार है। इलेक्शन कमीशन के अलावा कोई भी शख्स, अदारा डेट देने का मजाज नहीं है। और तो उसके अलावा 4-3 का फैसला आने के बाद कोई भी 3-2 के फैसले को मानने के लिए तैयार नहीं है। फिर आप ये देखें कि इलेक्शन कमीशन ने भी ये जब कह दिया कि डेट देने का इख्तियार आला अदलिया को या चीफ जस्टिस साहब को नहीं था, ये इख्तियार सिर्फ और सिर्फ इलेक्शन कमीशन का है, तो मैं तो आइन को मानता हूँ, मैं तो नहीं देखता कि कौन शख्स क्या कह रहा है। आप मुझे ये बता दें कि आइन में ये नहीं लिखा इमरान खान ने असम्बलियों को डिसॉल्व करके कोई गैर आइनी काम किया है? आइन में नहीं लिखा कि असम्बलियां डिसॉल्व होने के 90 रोज के बाद इंतखाबात होने हैं। आइन में ये नहीं लिखा कि इलेक्शन कमीशन को तैयार रहना है। जी जी, आइन, एक सेकंड ना, जी जी, एक सेकंड शाजिया, एक सेकंड, आप इमरान खान ना बने, आप शाजिया ही रहें। ये गलत बात ना करें, ये बताएं, ये गलत बात ना करें आप हमारे लिए। तो फिर मैं गलत, तो फिर आप रुक जाए ना, जिस तरह वो नहीं सुनते हैं, जिस तरह वो किसी की बात नहीं सुनता, उस तरह आप नहीं सुन रहे। मैं आपको ये कहूँगा कि देखें शाजिया, 2 चीज़ें हैं। क्या आपका आइन ये कहता है कि किसी के साथ नाइंसाफ़ी आप करें, सबूत होने के बावजूद भी कि आपने नाइंसाफ़ी की है? वो किरदार जो इकरार जुर्म कर रहे हों कि 2017 का फ़ैसला करवाने वाले जो किरदार हैं, अपने मुंह से कह रहे हों कि मुझे फ़लाँ ने कहा था, मैं ये नहीं चाहता था, तो आज भी एक बेगुनाह जो है वो तायात नाहर रहे। आपका आइन ये कहता है कि आप गलत फैसला कर चुके हों, सबूत आ चुके हों, और उसके बाद भी आप 2023 के इंतखाबात में उस शख्स को इलेक्शन से बाहर रखें। क्यों रखें? आपका आइन ये कहता है कि आप 3 दफ़ा एक जनरल इंतखाबात में एक पार्टी के सरबराह को इलेक्शन से बाहर रखें। आपका आइन ये कहता है, आपका आइन ये कहता है कि आप ब्लैक मेलिंग के लिए असेंबलियां तोड़ें, आप ब्लैक मेलिंग के लिए अपने एनआरओ के लिए अपने मुकदमात जो हैं वो उनमें बेगुनाह होने के लिए
आप असेंबलियों को तोड़ दें। लेकिन आइन ये आपका भी आइन नहीं ये कहता, कहता है, तो आइन और ये भी तो आपका आइन ये नहीं। चलिए कहता आप है। पहले बात कंप्लीट कर लें, आप बात कंप्लीट कर लें पहले। नहीं, आप करें। आइन ये भी नहीं कहता कि 50 रुपए के पूछिए स्टाम्प आप, पेपर पर क्या आप क्या? जो है ना वो बयान हल्फी देकर चले जाएं। आइन ये भी नहीं कहता कि आप जो है ना वो ये कहें कि मैं इलाज के लिए जा रहा हूं तो नहीं आ रहा। आइन ये भी नहीं कहता कि मरियम नवाज फिर बाद में ये शर्तें रखे कि जब तक लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं होगी तो हम जो है ना वो इलेक्शंस नहीं कराएंगे। सर आइन में ये भी तो नहीं लिखा ना, इसका मतलब ये हुआ। आप सुन लेंगी बात? एक इसका सेकंड। जी इतना आइन सुन लें, जितना आइन आपने पढ़ा है ना, इस आइन का जवाब ले लें जी। आप मुझे ये बताएं कि दुनिया के किसी खित्ते में कोई मुल्ज़म, कोई शख्स दरवाजे तोड़कर, अटक किले की दीवारें तोड़कर या कोट लखपत जेल की दीवारें तोड़कर गया है? आपके आला अदलिया ने, आपकी उस वक्त की हुकूमत वक्त ने जान छुड़ाई। आइन ये कहता है कि आप किसी को कोट लखपत जेल में जहर दे दें। आपका आइन ये कहता है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड ना मांगे। आपका आइन ये कहता है कि आप मुजरम को आप सादक और अमीन का सर्टिफिकेट दे दें, और जो बंदा पाकिस्तान का मौसम हो उसको आप तायात नाहल कर दें। आपका आइन ये कहता है। और लेवल प्लेइंग फील्ड ये होती है कि आप बेगुनाह को रिंग से बाहर रखें और मुजरम को रिंग के अंदर रखें अकेला। आपका लेवल प्लेइंग फील्ड ये कहता है। आपका आइन ये कहता है? नहीं कहता है ये आपका आइन, ना आपका लेवल प्लेइंग फील्ड ये आपको कहती है। आप आरटीएस के आपने 2018 में बंद किया, आज आप कोई कलम के जरिए, हथौड़े के जरिए आप कुछ और फैसले करना चाहते हैं? ये तो फिर आप कह रहे हैं अदलिया ने सुन लेना। एक सेकंड शाजिया, नहीं, अपने अल्फाज मेरे मुंह में ना डालें। मैं आपको ये शाजिया कह रहा हूं, जो शाजिया ने मुझे आइन पढ़ के सुनाया है, मैंने उस आइन का जवाब दिया आपको। आपने मुझे कहा कि मरियम नवाज शरीफ ये कहती हैं लेवल प्लेइंग फील्ड होनी चाहिए। क्या गलत कहती है? मैंने आपको वो पढ़ के सुनाया है। तो मैं आपको ये कहता हूं कि आप 3 दफा 2002, 2008, 2018 की तरह 2023 में भी मुझे आप क्यों इलेक्शन से बाहर रखना चाहते हैं? ये मुझे बता दे कोई। मेरा गुनाह क्या है? मेरा गुनाह ये है कि मैंने बेगुनाह साबित कर लेना सर। लोड शेडिंग, अब ना वो जज हैं जिनकी आप बात कर रहे हैं, अच्छा ना वो एस्टैब्लिशमेंट है। तो आपने साकिब निसार की ऑडियो सुनने के बाद भी आपका सवाल मेरे से करना बनता है? तो इसका मतलब आप ये बताएं कि पीटीआई की टिकटें बिक रही हैं और जो सहूलतकारी दे रहा है साकिब निसार का बेटा, उसके बाद भी आपका सवाल मेरे से ये करना बनता है? ऑडियो लीक्स की बात आएगी तो बात बड़ी दूर, मेरी बात सुनने, ऑडियो लीक्स की बात आएगी तो बात बड़ी दूर तक निकलेगी। आपने अभी कहा कि अदलिया ने भी जान छुड़ाई, ले जाएं। सुन लेना। अब हम वहां पहुंच चुके हैं। एक सेकंड रुकें। जी। आप पाकिस्तान को, आप जैसे लोग उस जगह लेकर जा चुके हैं कि अब वापसी का रास्ता हमें सर, हम जैसे लोगों को सर, हमें आपको ये हम सवाल पूछे तो हम जैसे आप जैसे लोगों ने, आप जैसे दानश्वर जो हैं, आप जैसे तजिया नगार जो हैं, सर मसला ये है जो मुहिब वतन पाकिस्तानी है, उनकी वजह से जो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा है। सर मेरी बात सुने, मुझे ये बता दें कि क्या मेरा ये हक नहीं है इलेक्शन लड़ना? सर मेरी बात सुने, मसला सर मेरी बात सुन लेना, मेरी भी बात सुन लेना। मसला ये है कि आप लोगों से अगर न्यूट्रल कोई सही सवाल भी करे तो इमरान खान पता नहीं इतना सरों पे सवार हो गया है कि आप लोगों को हर कोई जो है ना वो इमरान खान का साथी लगता है। सर नहीं, बात ये नहीं है। मैंने पहले भी मैंने सारा सवाल आपके, मैंने तो इमरान खान की कोई नाम भी इतना नहीं लिया अपने सवालों में। आपसे एक सवाल कर रहे हैं, आप अदलिया को लेकर, आप अदलिया को भी जानिबदार कर रहे हैं, इमरान खान को लेकर आप लोग इस्टेब्लिशमेंट को भी जानिबदार करते हैं। ओ मेरी बात सुन लो ना बीबी, मेरी बात सुने बीबी, मेरी बात सुने। आप मुझे ये बता दें, आप अगर इम्पार्शल होके बात करेंगी तो मैं आपका जवाब जरूर दूंगा। सब मेरा कोई एक जानिबदार सवाल बता दें। कुछ सवाल और है, आप मेरे मुंह से कोई ऐसी बात कहलवाना चाहती हैं अपनी ख्वाहिश के मुताबिक, तो वो मैं नहीं कहूंगा। सर मेरा कोई एक जानिबदार सवाल बता दें। अगर आप इम्पार्शल हैं बताएं ना भाई, बात तो सुन लेना, बात सुन लें, बात पहले सुने। आप मुझे ये बताएं कि क्या ये मेरा हक नहीं है
कि मुझे आप इलेक्शन से बाहर रखें बेगुनाह होते हुए तो मैं सवाल ना कर सकूं? मेरा ये हक नहीं है कि मैं आला अदलिया से पूछूं कि जस्टिस हाकिम निसार आप किसके कहने पे फैसले करते आए और आज किसके कहने पे टिकटें तकसीम कर रहे हैं? आज मुझे ये हक नहीं है कि आला अदलिया का हिस्सा थे जस्टिस शौकत सिद्दीकी, वो क्या कह रहे हैं? मेरा हक नहीं है ये? सुन लेना। आपकी कौन सुनेगा? मेरी बात भी सुन लेना सर। मैं तो कोई जंगल का कानून थोड़ी है ना, ये जंगल का कानून नहीं है ना। अदालतों से सजा हुई है, अदालतों से बेगुनाही साबित करा ले। आपने बना दिया ना 4 सालों में। आप जैसे लोगों ने 4 सालों में जंगल का कानून बना दिया पाकिस्तान को। सर आप लोग आप जैसे दानश्वरों ने पाकिस्तान की जो तबाही मचाई है। ये कोई अदालत नहीं लगी हुई है सर, ये एक प्रोग्राम में आपको इज्जत दे के आपको बुलाया गया है, तो आप उल्टा जो है ना, जब सवाल पसंद आए तो आप लोग इस तरह की बातें करना शुरू हो जाते हैं। सर ये कोई अदालत थोड़ी लगी हुई है। सवाल करते हैं नहीं आपका आप अगर अदालत लगाना चाहती हैं तो आप अदालत मैं क्यों लगाऊंगी अदालत? मैं तो आइन जो अदालतें लगती हैं वहां आप लोग जाए। आपने लगाई। आप किसी जमात का एक नुमाइंदा होने की हैसियत से सवाल करेंगे तो जवाब मेरे से यही ऐसे ही लेंगे। सर आपको ये राइट नहीं बनता, आपको ये राइट नहीं बनता कि आप मुझे किसी जमात से जोड़े हैं। आपको भी ये राइट नहीं है कि आप जिस तरह सवाल करती हैं। सर मैं आपकी मर्जी के सवाल नहीं सुनता हूं आपको। सर मैं आपका ये तरीकाकार मुनासिब नहीं है। सर पीटीआई वाले भी ये कहते हैं, मैं कहां जाऊं? मैं आपकी मर्जी का जवाब नहीं दे सकता। पीटीआई वाले भी यही कहते हैं। नहीं वो कहें ना कहें, जिस तरह आपका अंदाज है ये मुनासिब नहीं है किसी के लिए भी। या पीटीआई का भी बंदा हो उसके साथ आप इस तरह सवाल करेंगे वो भी मुनासिब नहीं है। चले अब ये सवाल भी नाजायज है। अगर मैं आपसे ये पूछ लूं कि इंतखाबात तब तक नहीं होंगे जब तक नवाज शरीफ साहब की सजाएं खत्म नहीं हो जाती हैं, वापस नहीं आ जाते, बाइज्जत तरीके से उनको वापस नहीं बुला लिया जाता। तो जब आपने उसको हाईजैकर बनाया, सजा दी, उस वक्त शाजिया बोली थी? नहीं बोली थी। 2017 में आपने पनामा पे एक उद्यम मचाया पाकिस्तान के अंदर, 450 लोगों का नाम था और जिस शख्स का पूरे अफसाने में जिक्र नहीं था उसका नाम है नवाज शरीफ। आपने अकामा पे उसको निकाल दिया। जब निकाल दिया गया तो शाजिया ने उस वक्त इस तरह के सवाल किए थे निकालने वालों से? मेरी बात सुने, नहीं किए थे। मेरी बात सुने सर, मेरी बात सुने। इस मुल्क की अदालतों से सजा हुई? कोई इंग्लैंड की अदालतों ने सजा तो नहीं दी, कोई भारत की अदालतों ने सजा तो नहीं दी। तो सर इन्हीं अदालतों से इंसाफ मिलना है ना आपको? नहीं ओ भाई, इन्हीं अदालतों के लोगों ने इतराफे जुर्म किया। तो कहां जाएंगे? मुझे ये बताएं कि जस्टिस शौकत सिद्दीकी इन्हीं अदालतों का हिस्सा नहीं थे? कहां जाएंगे अब आप? जस्टिस शौकत सिद्दीकी इन्हीं अदालतों का हिस्सा नहीं थे? सर कहां जाएंगे फिर अब आप लोग? कहां से इंसाफ मांगेंगे? इंडिया से तो नहीं मांगेंगे, पेट्रोल अमेरिका से तो नहीं मांगेंगे, गलेल बरदार बनाने से रहे। आप शाजिया मेरे से दोबारा इस तरह का सवाल ना करें, मैं आपके प्रोग्राम से जा रहा हूं, ये मुनासिब नहीं है। सर मैंने क्या सवाल किया आपसे? इंडिया से जाएंगे, अमेरिका जाए, आप चली जाए। सर इंसाफ तो आपको चाहिए ना, आप ही बात कर रहे हैं ना, यहाँ से इंसाफ नहीं मिलेगा। सर मैंने तो यही कहना ना कि यही की अदालतों से इंसाफ मिलेगा आपको। मांग रहा हूं ओ भाई, मुझे ये बताएं, मैं आपसे इंसाफ मांग रहा हूं। आप कौन होती हैं मुझे इंसाफ देने वाली? आपकी ये पोजीशन है। सर आप ही बात कर रहे हैं। आप जिस तरह कभी इंडियन नवाज बन जाती हैं, कभी अमेरिकन बन जाती हैं। सर पाकिस्तान की बात करूंगी ना, पाकिस्तान की अदालतों पे आपको एतबार नहीं है, यहाँ के सिस्टम पे आपको एतबार नहीं है। बात करो ना, आपको किसने ये हक दिया है? आपको किसने हक दिया है? कभी आप इंडिया की बात करती हो, कभी आप अमेरिका की बात कर लेती हो। जोड़े आपको किसने हक दिया? सर आपको किसने हक दिया है कि मेरे सवालों पे आप जो है? अच्छा ये भाई मेरी आप मेरी बेटियों की जगह हो, मैं इससे ज्यादा नहीं बोल सकता। आपका बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया सर। जरूरी नहीं होता कि हर टाइम आपकी मर्जी के सवाल जो है ना वो हम लोग करें और आप लोग अपनी मर्जी के जवाब दें, हम बाद में सवाल भी ना आप लोगों से कर सके। बहुत शुक्रिया आपका। जावेद लतीफ साहब मेरे साथ थे, मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। तहरीक इंसाफ के रहनुमा फ़ारूक हबीब मुझे ज्वाइन कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया फ़ारूक हबीब साहब आपका। फ़ारूक साहब,
अर्ली इलेक्शन को लेकर हर हरबा आप लोग हर कोशिश कर चुके हैं। आप लोग 25 मई के लॉन्ग मार्च से लेकर इस्तीफों तक हर तरह से आपने कोशिश कर ली कि अर्ली इलेक्शंस हो जाए, मुज़ाकरात जो कभी करना नहीं चाहते थे आप लोग। इमरान खान इन लोगों से जो ऊपर से लेकर नीचे तक करप्शन में रंगे हुए हैं, बकौल इमरान खान के, उनसे बातचीत तक नहीं करना चाहते थे, वो भी आप लोगों ने करके देख ली, कुछ नहीं निकला। अब 14 मई को एक बार फिर से आप लोग सड़कों पर निकलने का खान साहब कह चुके हैं, तो इसमें से अब आप लोग क्या निकाल लेंगे? आप नहीं समझते कि आखिरकार बात फिर भी मुज़ाकरात के नतीजे पर ही आकर खत्म होगी? हुकूमत अभी भी कहती है कि इलेक्शन का कोई हल निकलना है तो वो मुज़ाकरात ही हैं। नहीं, देखिए बात यह है कि मुज़ाकरात करें ना, मुज़ाकरात के नाम पे मजाक ना करें। मामला क्या है? मामला है कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर अमल दरामद का, आइन की बालादस्ती का, रूल ऑफ लॉ का। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की जजमेंट जो है वो मौजूद है। 14 मई को उन्होंने इंतखाबात का कहा हुआ है, फंड्स इन्होंने फराहम नहीं किए, सिक्योरिटी इन्होंने फराहम नहीं की। इलेक्शन कमीशन जो है जो ये चाहते हैं वो इलेक्शन कमीशन कर रहा है, और सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे की खुलेआम खिलाफ वर्जी की जा रही है। आज भी अभी मैं मीडिया पे देख रहा था कि चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने ये कहा है कि वो कॉन्स्टिट्यूशन को जो है वो अपहोल्ड करेंगे और उसमें 90 रोज में इंतखाबात हैं। अब उन्होंने आखिरी समाअत की है, उस समाअत का ऑर्डर जारी होना बाकी है। जो ऑर्डर आएगा वो आपके सामने आ जाएगा। लेकिन हमारी जद्दोजहद क्या, लेकिन अभी भी तो 90 रोज की वायलेशन तो हो चुकी है ना। अगर सुप्रीम कोर्ट का फैसला अपना 14 मई वाला बरकरार है तो आप मुझे समझा दें, जो बात मुझे भी समझने में नहीं आ रही है, किसी को भी समझ में नहीं आ रही, कि फिर भी 14 मई को अब कैसे इलेक्शंस होंगे? आइन की वायलेशन तो होनी है। जी देखें, जो आइन की वायलेशन करता है फिर उसकी सजा भी है ना। अगर आप आइन को तोड़ेंगे तो फिर आपके ऊपर आर्टिकल 6 भी लग सकता है, और जो सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद नहीं कर रहे उनके ऊपर फिर तौहीन अदालत भी लग सकती है। तो ये तो अब अदालत ने, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के सामने सारी सूरत हाल है। यही मैंने आपको कहा कि फैसला उन्होंने करना है, उन्होंने अपने फैसले के ऊपर अमल दरामद भी करवाना है। अब ये नहीं हो सकता कि सुप्रीम कोर्ट के फैसलों के ऊपर अमल दरामद ना हो। इस मुल्क ने आइन के तहत चलना है या जाती उमरा के आइन के तहत चलना है? नहीं, सुप्रीम कोर्ट ने तो अपना हुक्म लिखा हुआ था, लेकिन पैरेलल आप लोग बातचीत भी तो कर रहे थे ना, मुज़ाकरात भी तो कर रहे थे ना। ये मुज़ाकरात 3 दफा हुए, 3 अदवार इसके हुए, 3 बैठकें हुई। ये मुज़ाकरात मजाक कैसे बनते रहे? शाह साहब भी, जो कमेटी में और लोग भी शामिल थे, वो कहते रहे कि बातचीत आगे हो रही है, पेशरफ्त हो रही है। बाहर आके तो कहते थे पेशरफ्त हो रही है। अब ये मुज़ाकरात मजाक कैसे बने रहे? नहीं देखिए, मुज़ाकरात, देखिए जब आप सिर्फ मुज़ाकरात के नाम के ऊपर वक्त ज़ाया करना चाहते हो, या आपके ऊपर जो नाहिली की तलवार लटक रही है सुप्रीम कोर्ट के हुक्मनामे को ना मानने वाली, सिर्फ आप उसी को बुनियाद बनाकर सिर्फ टाइम पास करना चाहते हो, तो फिर वो मजाक ही बन जाते हैं। देखें, इंतखाबात अगर आप ये चाहते हैं, मामला क्या है कि हमारी कोई ज़ात की जंग तो नहीं है। आप 1 साल से देख लें मुल्क के हालात जो आपके सामने। 48% पे महंगाई पहुंच गई है, 26% आपकी एक्सपोर्ट्स नीचे आ गई हैं, 50 लाख लोग आपके 1 साल में बेरोजगार हो गए हैं। लोगों ने कानों को हाथ लगा लिए हैं, लोग अपने 2 वक्त की रोटी अपने बच्चों को नहीं खिला पा रहे। ये मौजूदा हालात हैं। तो क्या आप मुल्क को अफरा तफरी की तरफ लेके जाना चाहते हैं, या लोगों को इंतखाबात का हक देके मुझे एक बात बताएं, अपना हक नुमाइंदगी देना? मुझे एक बात बताएं, ये अफरा तफरी कौन मचाना चाहता है? 14 मई को आप लोग जो अब फिर आप लोग सड़कों पर आ रहे हैं, आपको नहीं पता निगरान हुकूमत किसकी है, आपको नहीं पता विफाक में कौन बैठा हुआ है, आपको नहीं पता 25 मई को आप लोगों के साथ क्या हुआ था, आपको नहीं पता कि आप लोग जब लॉन्ग मार्च के लिए निकले इमरान खान को गोली लगी, किन लोगों पर आप लोगों ने इल्ज़ामात लगाए। उस सब के बावजूद अगर आप फिर से इनिशिएटिव ले रहे हैं खुद भी सड़कों पर आने का, लोगों को भी सड़कों पर लाने का, तो कौन मचा रहा है अफरा तफरी? नहीं देखें, मामला क्या है, जो तो निगरान हुकूमत है वो तो बिल्कुल अब गैर आईनी हो चुकी है। उनका तो 3 माह का जो वक्त है वो पूरा हो चुका हुआ है। अब तो ये गैर आईनी, गैर कानूनी निगरान हुकूमत मौजूद है। पहले भी हमें तो इनके ऊपर एतराज़ था, जिन लोगों को लगाया गया ये कोई न्यूट्रल लोग नहीं थे, ये कोई गैर जानिबदार लोग नहीं थे, जानिबदार लोग थे, और जो उन्होंने हरकतें की वो आपके सामने है। मामला क्या है? मामला ये है कि शाजिया, आप भी ये चाहेंगी, हर पाकिस्तानी ये चाहता है कि मुल्क के अंदर रूल ऑफ लॉ हो, मुल्क आइन के मुताबिक चले। अगर आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पे अमल दरामद नहीं होता तो कल को कभी इंतखाबात नहीं होंगे, कल कोई सुप्रीम कोर्ट के। लेकिन मैं ये नहीं चाहूंगी कि लोगों को आप सड़कों पर निकालें, बेचारे जो है ना वो पुलिस के डंडे खाएं, फिर आप लोगों को भी एहसास हो भी नहीं यहाँ तो गोली चल जाएगी। ये लोग तो चाहते हैं कि कोई लाशें गिरे और ये लोग उस पर सियासत खेले। फिर हम ये नहीं चाहेंगे ना कि वाकई लाशों पर यहाँ पर सियासत, और आप लोगों की सारी सूरत हाल का अदराक भी है, फिर भी आप लोगों को सड़कों पर ला रहे हैं, ये हम नहीं चाहते।
नहीं देखें, बेशक ये तो कोई भी नहीं ना चाहता, ये ना हम चाहते हैं, लेकिन मुझे आप सिर्फ ये बताएं कि जो लोग आइन पर अमल दरामद नहीं कर रहे, तो वो फिर क्या आपके पास हल है? क्या आपको ये श्योरिटी है कि ये 16 अक्टूबर भी जो डेट दी है उस पे भी ये इलेक्शन कराएंगे? क्या ये उस वक्त नहीं कहेंगे कि हमारे पास सिक्योरिटी नहीं है या हमारे पास फंड्स नहीं है? आपको भी पता है, मुझे भी पता है, इतनी साथी याद नहीं है। खौफ क्या है इस वक्त? फैसले गुस्से और खौफ पे हो रहे हैं, एंगर और फियर की बुनियाद पे हो रहे हैं। फियर ये है कि इमरान खान इक़्तिदार में आ गया तो हमारे साथ क्या होगा, हमारा क्या बनेगा। मामला ये है कि हम तो सबको ये कह रहे हैं कि इमरान खान वज़ीर आज़म बनेगा तो वो आइन और कानून के मुताबिक इस मुल्क को चलाएगा, और ये पाकिस्तान की आवाम का हक है कि उन्होंने अपना वज़ीर आज़म किसको चुनना है। तो लिहाजा आप इस पे अगर आप रुकावटें डालेंगे तो फिर अवाम के पास ऑप्शन क्या बाकी रह जाता है? जब आप लोगों को दीवार के साथ लगाएंगे, ठीक है, जब आप पाकिस्तान की सबसे मकबूल तरीन पार्टी के चेयरमैन को थ्रेट करेंगे, उनकी जान लेने की कोशिश करेंगे, तो फिर लोगों के पास क्या ऑप्शन बाकी रह जाता है? ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया फरूक हबीब साहब, मेरे साथ तहरीक इंसाफ के रहनुमा। मुझे ब्रेक लेनी है, वापस आते हैं एक वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। क्या नाजरीन चाइना के बैनुल-अक़वामी मंसूबे दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के लिए अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम भी चाहिए, और क्या अफ़गानिस्तान में इंसानी बहरान को ख़त्म करने के लिए पाकिस्तान के बाद अब चाइना भी मैदान में उतर आया है? क्या पाकिस्तान, चाइना और अफ़गानिस्तान के दरमियान ट्राइलैटरल मुज़ाकरात की मेज़बानी पाकिस्तान ने जो की है, इस्लामाबाद में होने वाले सैफरी की मुज़ाकरात में जो तय पाया है कि अमेरिका में अफ़गानिस्तान के $9.5 अरब जो मुंजमद असासे हैं ये बहाल होने ज़रूरी हैं, तो क्या चाइना अमेरिका से इन असासों पर बात कर सकेगा? क्योंकि पाकिस्तान तो ख़ुद एक ऐसे इक़्तिसादी बहरान में फंसा हुआ है कि अफ़गानिस्तान की हिमायत महंगी भी पड़ सकती है। जब से अमेरिका अफ़गानिस्तान से निकला है तब से ही अफ़गानिस्तान की मौशी हालत बद से बदतर होती जा रही है, लेकिन अब पाकिस्तान के साथ साथ चाइना भी चाहता है कि उनका हमसाया मुल्क अफ़गानिस्तान ये जो तमाम इंसानी बहरान है उससे निकल कर इस्तेहकाम की तरफ आए। अभी तक आलमी बिरादरी ने अफ़गानिस्तान में तालिबान की हुकूमत को तस्लीम ही नहीं किया है। इसके साथ अमेरिका, बरतानिया, यूरोपीय ममालिक ने तजारती ताल्लुकात भी इस्तवार नहीं किए हैं। ऊपर से अमेरिका ने जाते हुए अफ़गानिस्तान के फ़ॉरेन बैंकों में पड़े जो असासे थे उनको भी फ्रीज़ कर रखा है। यूरोपीय यूनियन और अमेरिका का ये मानना है कि अफ़गानिस्तान में ख़वातीन के एजुकेशन और उनके काम करने की पॉलिसीज़ में हुकूक़ निस्वां की पामाली हो रही है, और तालिबान की हुकूमत को कई बार इस बारे में बताया भी गया है, लेकिन ख़वातीन के हुकूक़ पर तालिबान आलमी बिरादरी के जो ख़दशात हैं वो अभी तक दूर नहीं कर पाए हैं। इन हालात में पाकिस्तान और चाइना को अफ़गानिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात में बहुत सारे चैलेंजेस का सामना भी है। सबसे पहले इंसानी हुकूक़ और इंसानी उसूलों के एहतराम के साथ अफ़गान तालिबान की हिमायत में तवाज़ुन पैदा करना होगा। पाकिस्तान और चाइना इन चंद ममालिक में शामिल हैं जिन्होंने मगरबी दुनिया के ख़दशात के बावजूद अफ़गान तालिबान के साथ सफारती रवाबित को बरकरार रखा और उनकी तरक्की के लिए मदद और सरमायाकारी की पेशकश भी कर रखी है। लेकिन ख़वातीन, अक़लियत और सिविल सोसाइटी के कारकुनों के साथ अफ़गान तालिबान के सुलूक पर जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं ये भी अपनी जगह पर मौजूद हैं, बल्कि इन पर जोर दिया गया है कि वो जामे हुकूमत बनाएं। दूसरा, उन्हें अपने सिक्योरिटी मफादात को अपने इक़्तिसादी मफादात के साथ इसको मतवाज़न करना होगा। पाकिस्तान और चाइना अफ़गानिस्तान में अमन व इस्तेहकाम को फ़रोग़ देने में बहुत गहरी दिलचस्पी रखते हैं, क्योंकि इन दोनों ममालिक को अफ़गानिस्तान से पैदा होने वाली दहशतगर्दी और इंतहा पसंदी से ख़तरात का सामना है, क्योंकि TTP के ठिकाने पाक अफ़गान बॉर्डर बेल्ट पर हैं, जहां से पाकिस्तान और चाइना को बाकायदा धमकियां भी मिल चुकी हैं। और फिर ऐसे में अगर तजारती और इक़्तिसादी पाबंदियों को दूर नहीं किया गया तो क्या होगा? दुनिया के कई ममालिक यूरोप, अमेरिका और बरतानिया के साथ महज अफ़गानिस्तान के लिए अपने ताल्लुकात में बिगाड़ तो पैदा करने को तैयार नहीं है। ऐसे में पाकिस्तान चाह कर भी अपनी सरहद के इस पार हमसाये के साथ खुलकर ज़ाहिर तिजारत नहीं कर पा रहा। लेकिन अब चाइना के दी बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के तहत बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए अब अफ़गानिस्तान में इस्तेहकाम ज़रूरी तो हो गया है, लेकिन क्या अब चाइना अफ़गानिस्तान को आलमी बिरादरी में तस्लीम करवा पाएगा? फिर पाकिस्तान कहाँ खड़ा होगा? पाकिस्तान का रोल क्या होगा? मैं बात करूँगी
मुझे इस पर ज्वाइन कर रहे हैं दिफाई तज्जियाकार लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया जनरल साहब आपका। जनरल साहब, पाकिस्तान ने अपनी मेज़बानी में पाक, चाइना, अफ़गानिस्तान जो सैफरीकी मुज़ाकरात हुए, इस पर आपकी क्या राय है? इस पर क्या आप समझते हैं कि भारत को पैगाम गया है? बहुत शुक्रिया जी। भारत ही को नहीं बल्कि मेरा ख्याल ये पैगाम ज़रा और आगे भी गया होगा। उसकी वजह यह है कि जो आपने अपने प्रीएम्बल में जो बातचीत की वो तो उसकी बुनियाद ये है कि शायद ये दुनिया अखलाकियात पे चलती है, शायद ये दुनिया कानून के मुताबिक चलती है। जब भी किसी मुल्क को अपना इंटरेस्ट दरकार होता है तो वो किसी की परवाह नहीं करते। इसराइल को कितने मुल्कों ने कंडेम किया हुआ है कि वो जो कुछ करता है, लेकिन फिर भी वो अपनी मर्जी करता है। पाकिस्तान की सबसे लंबी सरहद है अफगानिस्तान के साथ और हमारे बहुत गहरे इंटरेस्ट हैं इस खित्ते में, और हमारा जो स्ट्रेटेजिक हलीफ चाइना है उसके बड़े इंटरेस्ट है इस खित्ते में। तो मेरा अपना ख्याल तो ये है कि हमें 2 प्रोंग स्ट्रेटजी बनानी चाहिए। चाइना, पाकिस्तान, ईरान, टर्की, कतर, सेंट्रल एशियन कंट्रीज। अब दुनिया यूनिपोलर नहीं रही, अब दुनिया बाईपोलर, या अगर मल्टीपोलर भी है तो कम से कम बाईपोलर जरूर है। चाइना उसमें एक बड़ा एक्टर है और खुशकिस्मती से हमारे उनके साथ अच्छे ताल्लुकात है। बाय द वे ये ताल्लुकात थोड़ा सा ठंडे जोन में चले गए थे। अभी जो चीफ की विजिट हुई है, अभी जो उनका वजीर खारजा है, तो दोबारा इनमें थोड़ा वलवला पैदा हुआ है। अदरवाइज हम तो खड़े होकर सोचते रहते हैं कि जी वो बहादुर क्या कह रहे हैं। और उनके भाई बात यह है कि अमेरिका और उनके जो वेस्टर्न हलीफ हैं वो क्यों खिलाफ हैं अफगानिस्तान की मौजूदा हुकूमत के? क्या आपको नहीं पता, या मुझे नहीं पता, या नाजरीन को नहीं पता? वो तो बिल्कुल चाहेंगे कि वहाँ पर खाना जंगी हो, वो डिस्टेबलाइज हो जाए। ये हमारे इंटरेस्ट में है कि वो स्टेबलाइज रहें और खाना जंगी ना हो और वहाँ पर जो है ना इकोनॉमिक एक्टिविटी हो। तो हमें अपना इंटरेस्ट देखना है या और किसी और का इंटरेस्ट देखना है? हम अपना इंटरेस्ट कैसे देख सकते हैं? हमारा इंटरेस्ट तो फिलहाल IMF में फंसा हुआ है जहाँ से हमें पैसे नहीं मिल रहे हैं, और वहाँ से आर्म ट्विस्टिंग कौन करता है वो आपको पता है। और ऐसे में हम ये जो है ना वो ये पंगे ले सकते हैं सर? ये बड़ा अच्छा आपने सवाल किया। ये मैं आपको बता दूं, पंगे लेने वाला इस दुनिया में कामयाब होता है। आपने घुटने टेक दिए तो आपको क्या मिला? FATF आपको 3 साल तक रगड़ता रहा। IMF पिछले 1 साल से आपको रगड़ा दे रहा है। जितने आप झुकेंगे, जितने आप लेटेंगे, उतना आपकी गर्दन पे पांव आएगा। ये बात समझने की है, और ये मेरी लीडरशिप जितनी जल्दी समझ जाए उतना अच्छा है। जब आप खड़े होंगे लोग आपसे बात करेंगे, आप लेटे रहें वो आपकी गर्दन पे पांव रखेंगे। दिस इज व्हाट इज हैपनिंग टू अस। तो ये जो आपका कहना है कि जी क्या हम कुछ कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते? ऐसी कौन सी बात है? हम क्या रह नहीं सकते IMF के बगैर या किसी के बगैर? ठीक है, 100 मुझे पता है लोग जंप इन करेंगे, जी जनरल साहब जज्बाती हो रहे हैं, ये हो रहे हैं। मुझे पता है कि मेरा मुल्क गरीब नहीं है, मुझे पता है कि हमें गुर्बत में धकेला गया है, मुझे पता है कि हमें बावर करवाया जा रहा है कि अब किसी काम के नहीं है, हालांकि हम अच्छी खासी एक कौम है। तो मेरी बहन, हमें चाहिए हम अपना इंटरेस्ट लुक आफ्टर करें, और चाइना के साथ, रूस के साथ, तुर्की के साथ, कतर के साथ, सेंट्रल एशियन कंट्रीज, ईरान, ये मिलकर एक बड़ा ब्लॉक बनता है, और हम अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाएं। और हम माने, बेशक हम उनको तस्लीम कर ले। मेरा ख्याल है कि आप तस्लीम करेंगे, चाइना भी करेगा, रशिया वगैरह सब कर लेंगे। मुझे खदशा इस बात का है कि हिंदुस्तान आपसे पहले ना तस्लीम कर ले, क्योंकि वो तो किसी की धौंस में नहीं आता। वो तो ईरान के साथ भी अपने तजारत करता रहा, सब कुछ ठीक है। हम छोटा मुल्क हैं, लेकिन अगर आप हों भी छोटे और बोले भी छोटे मैशियत के लिहाज से आप कह सकते हैं ना सर। आप देखिए, खान साहब ने भी इक़्तिदार में आने से पहले यही नारा लगाया था, हम IMF जो है ना वो नहीं जाएंगे। लेकिन बाद में आकर पता चलता है कि हम इतने ज़्यादा उनके मोहताज हो चुके हैं कि जब तक हमें बाहर से पैसा ना मिले हम तो चल ही नहीं सकते। तो ये कोई 2-4 सालों में ठीक होने वाला मसला नहीं है सर? जी, मेरा अपना ख्याल है कि 2-4 सालों में ठीक होने वाला मसला है, बशर्ते कि हमारे दिमाग से ये चीज निकल जाए कि ये मसला हल होने वाला नहीं है। हमारे सारे मईशतदानों ने आपको और मुझे ये बावर करवा दिया है कि जी IMF के बगैर जिंदा नहीं रह सकते। अब जबकि मैं देखता हूँ कि गंदम हम अपनी पैदा करते हैं, यहाँ पर हमारी सब्जियाँ, हमारे फल, हमारी रेल पेल, हमारे लोग, बस ये जो है ना आपको ज़हनी तौर पे हरा दिया गया है। और आप भी वो बात कर रही हैं जो सारी दुनिया कर रही है। सर, मैं तो जिन इकोनॉमिस्ट को बुलाती हूँ वो तो हमेशा एक ही बात करते हैं कि भाई IMF के बगैर हम जिंदा रह सकते हैं, हमें IMF के मोहताज नहीं होना चाहिए। बिल्कुल, तो फिर आप उनकी बात क्यों नहीं मानती? आप मुझे दूसरा नैरेटिव क्यों सुना? मेरे मानने से कुछ होना नहीं है ना। मैं तो यही देखूंगी ना कि यहाँ पर आटे की कतारों में जब लोग लगते हैं तो यकीन करें दिल खून के आंसू होता है कि हम किस नहज पर पहुंच चुके हैं कि एक आटे के लिए लोग मरना शुरू हो गए। जी, आप सही कह रही हैं। जब आटा इतना है जो कि हमारे लोगों को पूरा हो सकता है और फिर भी लाइनें लग रही है, लोग फौत हो रहे हैं, दिस इज मिसमैनेजमेंट। इसमें आटे की कमी नहीं है। यही आटा अगर आप मुफ्त देने के बजाय इसकी हाफ कीमत पर देते सबके लिए, तो ना लाइनें लगती, सबको आटा मुयस्सर हो जाता।
लेकिन बस अब क्या करें, मैं इस पे जनरल साहब, आप डिटेल में समझते नहीं हैं जाना कि चाहता। खुलकर अब पाकिस्तान को अमेरिका की परवाह किए बगैर, उसके जो यूरोपियन हलीफ हैं उनकी किए बगैर, अब हमें अफगानिस्तान का खुलकर साथ देना चाहिए? जी देखें, मैं हमेशा ये कहता हूँ कि बटन खोलने की जरूरत नहीं है सीने के। आप सबके साथ अच्छे ताल्लुकात रखें, लेकिन बड़ी यकसुई के साथ अपना जो इंटरेस्ट है उसको परसू करें। हमारे ताल्लुकात अच्छे होना बहुत ज़रूरी है अपने अफगानिस्तान के साथ। आप उनके ऊपर प्रेशर भी डालें कि जो हमारे मुतालबात है, हमारे नहीं है और भी अगर नेबर्स के हैं वो भी पूरे करें। आप ये भी ख्वातीन की बात कर रही थी, आप खुद खातून, आप मुझे ये बताएं कि 5 साल पहले तक, बल्कि 3 साल पहले तक सऊदी अरब में ख्वातीन को गाड़ी चलाने की इजाज़त नहीं थी। कभी आपने आवाज़ उठाई? कभी अमेरिका ने आवाज़ उठाई? तो ये मेरी बहन, ये सारे सिलेक्टिव टूल्स हैं जो इस्तेमाल किए जाते हैं। वो एक मुल्क है, अपने मुल्क में वो जो मर्जी करे। अभी चाइना में जमहूरियत नहीं है, कभी आपने इतराज किया? कभी किसी और ने इतराज किया? तो ये जो मुल्कों के अपने अंदरूनी मामला है उसको छोड़ें। आप जो कंट्री टू कंट्री लेवल की चीजें होती है उसकी बात करें। उसमें एक दूसरे का एहतराम करना होता है, एक दूसरे से बैठ के बात करना होती है। बड़ी अच्छी बात है कि उनके एक्टिंग वजीर खारजा भी आए। हमारा आज तक कौन गया है वहां पर, आप मुझे बताएं। आपका वजीर खारजा तो वहां तक गया नहीं है, आपका आर्मी चीफ तो वहां गया नहीं है, आपका प्रेसिडेंट और प्राइम मिनिस्टर तो वहां गया नहीं है। और मैं बताऊं, सबसे इंपॉर्टेंट मुल्क इस वक्त जो हमारे लॉ एंड ऑर्डर को भी इम्पैक्ट करता है, हमारी मईशत को भी इम्पैक्ट करता है, हमारी माशरत को भी इम्पैक्ट करता है, वो अफगानिस्तान है। वेरी ट्रू, वेरी ट्रू। बहुत बहुत शुक्रिया दिफाई तज्जियाकार जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब मेरे साथ थे। बहुत शुक्रिया आपका। मुझे ब्रेक लेनी है नाज़रीन, वापस आते हैं वक्फे के बाद। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं नाज़रीन। महंगाई के खिलाफ एहतजाज करती हुई PDM कि जब हुकूमत आई तो रियासत बचाने और मईशत चलाने के लिए आई थी, लेकिन ये क्या हुआ कि चलते कारोबार बंद हो गए, लोग बेरोज़गार हो रहे हैं। लोग सवाल पूछ रहे हैं कि सियासत नहीं, रियासत बचाने वालों ने 1 साल में सियासत बचाई, ना ही रियासत का कोई हाल छोड़ा है। एक मुआशी सर्वे के मुताबिक मुल्क में कारोबार करना मुश्किल से मुश्किल तर होता जा रहा है। हुकूमती तवज्जो ना होने की वजह से छोटे बड़े कारखाने, फैक्ट्रियाँ और पैदावार यूनिट्स को तेज़ी से ताले लग रहे हैं। बड़े पैमाने पर लोग जो हैं वो जॉबलेस हो रहे हैं, यानी बेरोज़गार होते जा रहे हैं। उसकी वजह है मुआशी सुस्त रवि। कारोबार चलें भी तो कैसे चलें? मुल्क में ज़र मुबादला ज़खायर की शदीद किल्लत है। हुकूमत एक एक डॉलर को तरस रही है। डॉलर बचाने के लिए खाम माल इम्पोर्ट करने पर पाबंदियाँ हैं। पैदावार यूनिट्स चलाने के लिए बिजली और गैस चाहिए, लेकिन वो बहुत महंगी है। इन तमाम वजूहात की वजह से मुल्क की प्रोडक्शन 1 साल में 30 से 40% तक कम हो चुकी है। कुछ सनतें तो मुकम्मल तौर पर ठप हो चुकी हैं और कुछ ने अपनी एक एक शिफ्ट को मुअत्तल यानी ख़त्म कर दिया है। सनतें और कारोबार बंद होने से लाखों अफराद अपनी जॉब से हाथ धो बैठे हैं। स्टेक होल्डर्स का मानना है कि कराची समेत मुल्क भर की ऑटो इंडस्ट्री में 5 लाख से ज़ायद लोगों को बेरोज़गारी का सामना करना पड़ा है। आखिर ये सिलसिला कहाँ थमेगा? किसी के पास कोई जवाब भी नहीं है। यहाँ इस खदशे का भी इजहार किया जा रहा है कि अगर हुकूमत ने मज़ीद बिजली और गैस का टैरिफ बढ़ाया तो मज़ीद 50% सनतें बंद होने का ख़तरा है। मुल्क की रीढ़ की हड्डी समझी जाने वाली टेक्सटाइल इंडस्ट्री के भी बड़े बुरे हाल हैं। इस फील्ड में काम करने वाले 15 से 20% वर्कर्स फारिग हो चुके हैं। फार्मास्यूटिकल सेक्टर से भी अच्छी खबरें नहीं हैं। 10,000 से ज़ायद अफराद अब खाली हाथ हैं। नाजरीन, हम यहाँ सोचने पर मजबूर हैं कि मुल्क में महंगाई अपनी बुलंद तरीन सतह पर है। हफ्तावार महंगाई की शरह 48% तक पहुँच गई है। इस मुँह ज़ोर महंगाई में बरसरे रोज़गार लोगों का गुजारा करना मुश्किल होता जा रहा है। तो ये जो लाखों लोग बेरोज़गार हुए हैं, उनकी जो फैमिलीज़ हैं वो कितना ज़्यादा सफ़र कर रही होंगी, शायद ये किसी को अंदाज़ा नहीं, हुक्मरानों को तो बिल्कुल भी नहीं। यहाँ ये सवाल उठ रहा है कि हुकूमत कब तक लोगों को इस बहकावे में रखेगी कि IMF प्रोग्राम मिलने से मुल्क के मुआशी मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। उधर IMF भी कर्ज देने के बजाय डू मोर के मुतालबे करता चला जा रहा है। क्या वाकई IMF से बेल आउट प्रोग्राम मिलने से आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? क्या बंद होते कारोबार चल पड़ेंगे? हुकूमत क्या विफाकी बजट से अपनी 1 साल की गलतियों को सुधार पाएगी? विफाकी बजट के कदोखाल क्या हो सकते हैं, मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन करें डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर साहब आपका। डॉक्टर साहब, कब तक हम ये सवाल पूछते रहेंगे और हुक्मरानों के पास तो जवाब नहीं है कि IMF से कब पैसे मिलेंगे, और जो ख़राब मुआशी सूरत हाल है इसकी बेहतरी का कितना ताल्लुक़ है हमें IMF के पैसे मिलने से? सर
बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, IMF से पैसे आपको यकीनन मिल जाएंगे, इसमें कतई कोई बात नहीं है। देखिए, डेवलपमेंट एजेंडा जो है वो यही है। लेकिन अगर किसी को ये गलत फहमी है कि IMF का प्रोग्राम बहाल होने से, दोस्त मुल्कों की मदद मिलने से पाकिस्तान की मईशत की शरह-ए-नमू बेहतर हो जाएगी या गुर्बत में कमी होगी या महंगाई की शरह जो है वो नीचे आ जाएगी बहुत ज़्यादा, ये अपने आप को धोखा देना है। ऐसा कुछ नहीं होगा। हमारा जो मसला है वो सिर्फ इस हुकूमत का नहीं है। अगर मैं आपसे ये बिल्कुल रिकॉर्ड पे बता दूं, 1980 से आज तक हमारा जो ग्रोथ रेट है वो न सिर्फ भारत से कम रहा बल्कि बांग्लादेश से भी कम है और श्रीलंका से भी कम है। ये हकीकत हम मान लें। और हमारी महंगाई जो है इन मुल्कों से तकरीबन इस आज भी कुछ 6 गुना ज़्यादा है। तो ये तो एक हकीकत आपको मान लेनी चाहिए। इसमें यह कहना कि इस हुकूमत की जिम्मेदारी है, ये गलत है। इसके लिए जिम्मेदार हैं पाकिस्तान की पार्लियामेंट, पाकिस्तान की सूबाई असम्बलियाँ, पाकिस्तान की साबका और मौजूदा हुकूमतें बशमूल फौजी हुकूमतें, FBR, स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, अदलिया और उसके बाद जो है नैब, और मैं आपसे बताऊँ माफिया, बिजनेसमैन का माफिया जिन्होंने कार्टर्स बना लिए हैं। तो अगर मैं बहुत ज़्यादा पीछे ना जाऊं तो मैं आपको सिर्फ ये बता दूं कि 2022 में क्या हुआ और 2023 में क्या हुआ, तो तमाम पोजीशन सामने आ जाएगी कि हम कहाँ जा रहे हैं। 2022 में पाकिस्तान का मईशत का शरह नमू 6% रही, लेकिन ये जो शरह नमू थी ये PTI के दौर का था। IMF ने ये कहा, मैं तो बहुत पहले से कह रहा था कि ये जो शरह नमू हुई है ये तिजारती खसारा बढ़ा के, बजट खसारा बढ़ाकर, महंगाई बढ़ाकर और ताकतवर तबकों को मराद दे के हासिल की गई। IMF का ये बयान रिकॉर्ड पर है कि ये जो शरह नमू है ये नापायदार है, गैर हमवार है, गैर मुतसादिम है। तो मैं आपको पहले से बताता रहा हूँ बड़े अरसे से कि 2022 में आप ये देखिए मेहरबानी करके 80 अरब डॉलर की हमने इंपोर्ट्स कर ली, जो कि पिछले साल से 24 अरब डॉलर ज्यादा थी। और हमने जो है वो बेतहाशा जो है तजारती खसारा बढ़ा लिया 48 अरब डॉलर। ये दोनों पाकिस्तान की तारीख में सबसे ज्यादा। डॉक्टर साहब, मुझे ये बताइएगा कि क्या आने वाला जो बजट है कितना ज़रूरी है कि IMF से पैसे मिलेंगे तो आप बजट पेश कर सकते हैं? हुकूमत की ये कोशिश है कि बजट पेश करने से पहले IMF से हमारी डील होना ज़रूरी है। 100%, इसमें तो कोई शुबे की बात ही नहीं है। लेकिन अगर आप इजाज़त दे रहे तो मैं एक आम बात बताने वाला हूँ कि सारी तबाही बर्बादी 2024 में भी आएगी। आज मैं बता रहा हूँ 2025 में, इसलिए कि उन्होंने 2022 में जब मईशत को फ़ायदा, ताकतवर तबकों ने बेतहाशा दौलत कमाई है 2022 में, ये रिकॉर्ड पर है। अच्छा। यानी जबकि हमारे रिजल्ट गिर रहे थे, महंगाई बढ़ रही थी, बेतहाशा दौलत कमाई। अब मैं आपको बताऊं तो 14 तबक कौम के रोशन होने चाहिए। जब हम डिफॉल्ट की तरफ जाने की बातें हो रही हैं, हमारी महंगाई 36% है, शरह नमू मनफी है, तो क्या मैं ये बताऊं कि जनवरी से मार्च के जो 3 महीने गुजरे हैं, इसमें लिस्टेड बैंक्स जो हैं, जिसमें गैर मुल्की बैंक भी शामिल हैं, इनके मुनाफे में 45 अरब रुपए का 3 महीने में बढ़ गया मुनाफा। यानी एक साल पहले इनका मुनाफा इन 3 महीने में जो था 85 था, अब 126 अरब रुपए हो गया। तो आप ये देखें कि आजकल भी वही हो रहा है। तो मतलब कि बजट के लिए जो पैसे मिल भी जाएंगे तो आपके जो टारगेट्स हैं, पिछली जो सूरत-ए-हाल आप भी बता रहे हैं, हम सबके भी सामने है, वो टारगेट ही आपने अचीव नहीं किए तो वो तो उस बैलेंस करने में लग जाएंगे। आधे से ज्यादा बजट तो आपका सूद की अदायगियों में चला जाता है, तो इसका मतलब है बजट कोई अच्छी शक्ल का नहीं हमें मिलेगा इस बार भी। नहीं, देखिए, पहले तो आपने एक जुमला कहा था, बड़ा अहम कहा था, IMF डू मोर नहीं कह रहा, वो स्पेसिफिक बात कर रहा है। अमेरिका का ये जिस वक्त हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब ये कह रहे थे कि हमने तमाम शराइत पूरी कर दी हैं, मैं पहला आदमी था जिसने ये शोर डाला कि जनाब अमेरिका ने तो ये कहा है कि अगर पाकिस्तान को IMF कर्जा चाहिए है तो वो अपने मईशत में इस्लाहात करें, उनका रिकॉर्ड पर है। IMF ने तो ये कह दिया है कि जनाब ये बरामद कुनंदगान को आपने जो मराद दे दिए टैक्सों में, इसको आप वापस ले लें। ये जो आपने कम आमदनी वालों को जो बिजली और पेट्रोल के नर्ख में कमी की है, ये आपने वापस ले लें। आप अपने टैक्सों की वसूली है जो कि गिर गई है। तो अब उन्होंने, लेकिन नई बात आपको मैं बताऊं, वो ये भी कह रहे हैं आपका जो बजट बना रहे हैं वो आप हमारी मर्जी के बगैर नहीं बना सकते, हमसे मशवरा करें। हालांकि उनका प्रोग्राम जून में खत्म हो रहा है, तो वो तो अब यकीनी बना रहे हैं। इसीलिए मैंने आपसे कहा 2024 में, 2025 में हमारी मईशत संगीन मुश्किलात का शिकार रहेगी, शरह नमू कम होगी, बेरोजगारी और गुर्बत खुदा न खास्ता बढ़ेगी, और डिफॉल्ट का खतरा इसलिए बढ़ेगा कि हमें अब से 1 साल के अंदर 22 अरब डॉलर देने जो आपके पास नहीं है, क्योंकि IMF 22 अरब डॉलर तो नहीं देगा, 2 अरब भी नहीं देंगे, नहीं, तो ये कहाँ से आएगा?
ठीक ये है। वो मसाइल है जिस पर इस वक्त बात करने की जरूरत है, जिस पर कोई बात नहीं कर रहा। ये अशराफिया की मईशत जो है, जब मईशत तबाह होती है डिफॉल्ट तब भी ताकतवर तबके फायदा उठाते हैं, स्मगलर्स फायदा उठाते हैं। अभी हमारे वजीर ने कहा है, वजीर ममलकत कि हम स्मगलिंग के खिलाफ जामे हिकमत अमली बना रहे हैं। अरे भाई आपके जाने का टाइम आ रहा है, अब क्या आप हिकमत अमली बनाएंगे? बिल्कुल आपने सही, सारा बिल्कुल सही। बहुत बहुत शुक्रिया शाहिद हसन सिद्दीकी साहब मेरे साथ है। थैंक यू। नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त खत्म हो गया। फीडबैक ज़रूर दें, अपना ख्याल रखें। मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।